हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन लेकर के हाजिर हुई हूँ। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज में ए बी सी डी वृत्त के भीतर बना है, यदि एंगल ए बराबर 75 डिग्री तथा एंगल बी बराबर 60 डिग्री, तो एंगल सी तथा एंगल डी का माप आपको ज्ञात करना है। ये किस प्रकार का चित्र इसमें बनेगा? एक वृत्त की बात यहाँ पे की जा रही है, एक सर्कल की बात यहाँ पे की जा रही है। एक सर्कल के अंदर जो है एक चतुर्भुज बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका चतुर्भुज है, ये आपका क्या है, ये आपका चतुर्भुज है। इस तरह से ये सर्कल के अंदर बना हुआ एक चतुर्भुज है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि एंगल ए आपको 75 डिग्री दिया गया है, एंगल बी आपको 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, आपको दिया गया है एंगल ए इक्वल 75 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल आपको 60 डिग्री मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एंगल ए यानी 75 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री आपका हो जाएगा। एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और उसके बाद ये आपका आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 7 गया आपका 0 हो गया, और यहाँ पे 1 यानी 105 डिग्री आपका एंगल सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एंगल डी की वैल्यू निकालनी है। एंगल डी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। एंगल बी आपको 60 डिग्री दिया गया है, तो उसी प्रकार से एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री भी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी आपको दिया गया है 60 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, आपका क्या आ जाएगा 120 डिग्री। होप आप लोग को ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ये निकाली गई है। आपको सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में जो वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज होता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने के कोण है, यानी सम्मुख कोण है। इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जब आपको एक एंगल पता है, यानी एंगल ए आपको पता है, तो एंगल सी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 180 में से एंगल ए जो भी आपको गिवन है 75 डिग्री, 180 में से आप माइनस करेंगे, और उसके बाद आपको एंगल सी पता लग जाएगा। उसी प्रकार से आपको एंगल बी दिया गया है 60 डिग्री है, एंगल डी आपको निकालना है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री, और एंगल बी 60 डिग्री प्लस डी एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल ए इक्वल 55 डिग्री तथा एंगल बी इक्वल 60 डिग्री है, तो एंगल सी और एंगल डी का मान ज्ञात कीजिए। तो एंगल, एक बात मैं आपको बता दूं, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल आपका होता है 180 डिग्री, और उसके बाद आपका एंगल ए कितना है, 55 डिग्री है, प्लस एंगल सी इक्वल 180
डिग्री हो गया। एंगल सी इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया आपका हो गया 2 और 1, यानी 125 डिग्री आपका एंगल सी आ गया। एंगल डी भी उसी प्रकार से निकाल लेंगे। यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी आपका 60 डिग्री है और प्लस एंगल डी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल डी इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री। और होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, समलंब की समानांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब की जो समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं, मतलब इस प्रकार से समांतर भुजा है, ठीक है, ये समांतर भुजा है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है और इनके बीच की दूरी आपको दी गई है यहाँ पे, ये बीच की दूरी आपको दी गई है यहाँ पे 12 मीटर है। और समांतर भुजाएं कितनी दी गई हैं, 8 मीटर और 15 मीटर, ठीक है, 8 मीटर और 15 मीटर आपको दिया गया है। समलंब का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू H, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और B1 प्लस B2, यानी कि B1 कितना है 8 मीटर है प्लस B2 है 15 मीटर और इंटू H है 12 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 15 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13, यानी 23 गुणे 6 बराबर हो जाएगा क्षेत्र का 18 के 8 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, 138 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, ठीक है, 138 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका एंगल B इक्वल 95 डिग्री हो तो एंगल D का मान ज्ञात कीजिए। यदि एंगल A इक्वल एंगल C हो तो एंगल A का भी मान आपको निकालना है। इस प्रकार से एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, और एंगल B 95 डिग्री दिया गया है, एंगल D का मान आपको निकालना है। एंगल A और एंगल C एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर एंगल A का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B यानी कि 95 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। एंगल D इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, ठीक है। अब 180 में से 95 माइनस करेंगे तो एंगल D इक्वल हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका 85 डिग्री आपका एंगल D हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, आपको एंगल A प्लस एंगल C, आप जानते हैं एंगल A प्लस एंगल C इक्वल होता है 180 डिग्री के, क्योंकि ये भी आपस में सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे दिया गया है एंगल A इक्वल एंगल C, यानी एंगल C की जगह भी आप एंगल A लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल A का आपको मान निकालना है। यहाँ पे दिया गया है कि एंगल A का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एंगल CA प्लस एंगल C की जगह भी एंगल A लिख देंगे, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री और उसके बाद हो जाएगा 2 एंगल A इक्वल 180 डिग्री और यहाँ एंगल A इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई,
90 डिग्री आ गई, ये आपका आंसर हो गया। और एंगल डी की वैल्यू क्या आ गई, एंगल डी हो गया 85 डिग्री, ये भी आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24, 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले ये संख्याएं आपको दी गई हैं, कौन सी संख्या दी गई है, 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे। आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, है ना, आरोही क्रम में इसको लिखेंगे। आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी सबसे पहले हम 7 लिखेंगे। 7 के बाद उससे बड़ी संख्या यानी 11 हो जाएगा। 11 के बाद उससे बड़ी संख्या यानी 12 हो जाएगा। 12 के बाद उससे बड़ी संख्या यानी 14 हो जाएगा। 14 के बाद उससे बड़ी संख्या यानी कि कौन सा हो जाएगा, 14 के बाद 19 हो जाएगा। 19 के बाद उससे बड़ी संख्या यानी 21 हो जाएगा। 21 के बाद उससे बड़ी संख्या यानी 24 आपका हो जाएगा। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो n इक्वल कितनी है, 7 है, जो कि क्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या जब है तो क्या हो जाएगा आपका, विषम संख्या होने पर ये हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगी n+1/2 पद, है ना, ये आपकी माध्यिका हो गई। तो ये हो जाएगा n+1/2 पद यानी 7+1/2 पद, है ना। तो ये हो जाएगा 8/2 पद, है ना। ये हो जाएगा 2 4 जा 8 यानी चौथवा पद, चारवां पद, चारवां पद। तो चौथा पद आपका कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 यानी 14 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 14, ये हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है यानी 3:2 है। और यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको अलग अलग ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। अब माना L इजुकल टू आपको दिया गया है 3x और B इजुकल टू दिया गया है 2x, क्योंकि रेशियो में है तो 3x और 2x आप मान लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इंटू 2x इक्वल 600 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर बराबर 600 और x स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा 600 और बटे 6 से 600 कट जाएगा, 100 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 100 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा √100 इक्वल 10। तो ये हो जाएगा 10 आपका, x की वैल्यू 10 आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, यहाँ मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे 3x इक्वल हो जाएगा 3 × 10 इजुकल टू 30 मीटर और b इजुकल टू क्या है 2x है, तो 2x इजुकल टू हो जाएगा 2 × 10 इजुकल टू 20 मीटर। होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लंबाई कितनी आ गई 30 मीटर आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आपको पहिए का व्यास दिया गया है, पहिए का व्यास आपको कितना दिया गया है 77 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहिए की त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। त्रिज्या बराबर हो जाएगी 77/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। त्रिज्या 77/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, 77/2 हो जाएगी।
ठीक है, त्रिज्या आधी हो गई। अब क्या हो जाएगा, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, एक चक्कर, यानी कि मान लीजिए ये पहिया है और इसका एक चक्कर अगर लगाया जाता है तो पूरी परिधि में घूमा जाता है। तो एक चक्कर यानी कि हो जाएगा एक चक्कर, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात परिधि, परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा 2πr, है ना, 2πr हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2पाई इंटू आर की जगह क्या हो जाएगा 77/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और ये परिधि कितनी आ गई 77 पाई, यानी कि एक चक्कर आ गया आपका, एक चक्कर बराबर हो गया 77 पाई के, है ना। अब कितना किलोमीटर ये जाता है, 0.242 किलोमीटर की दूरी यह तय करता है। तो कितना चक्कर ये लगाएगा, तो किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदल लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, इसलिए 0.242 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.242 इंटू 1000 मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 मीटर आपका आ गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये चूंकि सेंटीमीटर में है, ये ब्यास किस में है, ये सब सेंटीमीटर में, ये सारी चीजें क्या है सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। तो मीटर को आपको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तो 242 मीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24,200 और सेंटीमीटर, है ना। ये आपका हो गया 24,200 सेंटीमीटर। चूंकि 77 पाई चलने में कितना चक्कर लगता है, चलने में लगता है बराबर, लगता है बराबर एक चक्कर, है ना, एक चक्कर लगता है। इसलिए 1 पाई चलने में कितना चक्कर लगेगा 1/77 पाई, है ना। इसलिए कितना कितना आपको कितना सेंटीमीटर चलना है, 24,200 सेंटीमीटर चलने में कितना चक्कर लगेगा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 24,200 अपॉन 77, और पाई को आप लिख सकते हैं क्या मल्टीप्लाई 22/7। और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, उसके बाद ये आपका आ जाएगा 24,200 और बटे 11 इंटू 22, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 2 24, 22 1 जा 22, 0 0, 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100 चक्कर लगाएगा। इतना किलोमीटर अगर चलेगा तो कितना चक्कर लगेगा, 100 चक्कर लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि a इज इक्वल टू, ये आपका समुच्चय का क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 3 1 3 5 7 एंड b इक्वल 5 7 8 9 हो, तो a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b का मान आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स a यूनियन b आप सबसे पहले निकालिए। a यूनियन b इक्वल हो जाएगा, जो दोनों में नंबर्स है उनको हम लिख लेंगे 1 3 5 7 8 9, ठीक है। अब a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b यानी कि जो दोनों में कॉमन है, यानी 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 7 आपका इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हो गया 5 7। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी आपको निकालनी है। तो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको देखिए। पहले तो एक सर्कल बना लेंगे, पहले इसकी रचना करेंगे। सर्कल हमने बना लिया और एक जीवा हमने ड्रॉ कर दिया, ए और बी ये जीवा है
और ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। O से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, केंद्र से जीवा की दूरी, और ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया आपका, ये M हो गया, है ना। तो उसके बाद हम आपको क्या निकालना है, केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब ये वाली आपकी जीवा हो गई, इसकी दूरी आपकी केंद्र से कितनी होगी। और आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और उसकी जीवा जो है वो 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पे ये आपकी त्रिज्या हो गई वृत्त की, ये आपकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या 16 सेंटीमीटर लंबी, ये जीवा पूरी AB की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई आपकी 16 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी, ये केंद्र से ये जीवा जो AB है इसकी डिस्टेंस पूछा गया है कि केंद्र से कितना होगा, मतलब ये हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको AB दिया गया है, AB आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर है, तो आप AM की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AB की आधी होगी AM, तो AM इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी AB बाई 2 इज इक्वल टू 16/2 इक्वल 8 सेंटीमीटर आपकी AM आ गई, ठीक है। और आपको OM निकालना है, आपको AM पता चल गया है, OA पता चल गया है, तो यहाँ पे OA स्क्वायर इज इक्वल टू होता है OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है बाय पाइथागोरियन थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या निकालना, OM निकालना है। तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा OM स्क्वायर इक्वल OA यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस AM यानी कि ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो OM स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो ये हो जाएगा OM स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36, और OM इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, OM इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 इक्वल 6 सेंटीमीटर, यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी यानी OM आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। तो यहाँ पे एक कुआं है, मान लीजिए ये आपका कुआं है, ठीक है। इसका व्यास है 3 मीटर, ये आपका व्यास है 3 मीटर, और कुआं आप बना लीजिए इस तरह से। कुआं आपने बना लिया और ये आपका 14 मीटर गहरा है। इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 14 मीटर, ठीक है। अब कुएं का क्या निकालना है, आयतन। कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहाँ पे पाई की जगह क्या हो गया, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर कितना हो गया, यहाँ पे व्यास आपको यानी डी आपको 3 मीटर दिया गया है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 मीटर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटू एच कितना हो जाएगा, 14 मीटर गहराई यानी 14, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 हो गया, 11 3 33, 33 3 हो जाएगा आपका 99, और यहाँ पे मीटर क्यूब आपका हो गया आयतन कुएं का। अब 1 मीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर यानी 1 मीटर क्यूब खोदने में खर्च होता है बराबर कितना रुपया खर्च होता है, 30 रुपए खर्च होता है। 1 मीटर क्यूब खोजने में खर्च होता है 30 रुपए खर्च होता है, इसलिए 99 मीटर क्यूब खोजने में कितना खर्च होगा, 99 मीटर क्यूब खोदने में, है ना। 99 मीटर क्यूब खोदने में खर्चा होगा बराबर 99 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 9 27 2 29,
2970 रुपए खर्च होगा, है ना। 99 मीटर क्यूब खोदने में कितना रुपए खर्च होगा? 2970 रुपए खर्च होगा। तो इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इन प्रश्नों का आप लोग जरूर रिवीजन कर लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, और सभी पार्ट्स में, कई पार्ट्स में मैंने वीडियो को डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो बिल्कुल सभी वीडियो को जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।